नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचार में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। इसके अलावा पीएम मोदी बिहार में लगभग 36,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पुणे एयरपोर्ट को मिलेगा नया टर्मिनल। वक्त संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का आज अंतरिम फैसला। बिहार एसआईआर पर आज फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। झारखंड में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। हजारीबाग जिले में 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन मुठभेड़ में हुआ ढेर। मुठभेड़ में मारे गए 2 और बड़े नक्सली कमांडर। जौनपुर में अयोध्या से वाराणसी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रेलर को ओवरटेक करते समय क्रॉसिंग के पास टकराई। हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत, 9 घायल। बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर छत्तीसगढ़ के थे। और लखनऊ में सुबह से ही हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली में धूप छांव तो मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। चलिए समाचारों की शुरुआत करते हैं। भले ही चुनाव पड़ोसी राज्य बिहार में हो, लेकिन बिहार से उठी सियासी शोर की गूंज यूपी तक सुनाई दे रही है। और यही वजह है कि यूपी से भी एनडीए बिहार में विपक्ष पर जमकर हमलावर है। पटना में जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला बोला, तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने राजद के समय के जंगल राज का जिक्र किया है। ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। अब ये लोग जान चुके हैं ना कि इंडिया गठबंधन के सामने ये लोग जो चिल्ला रहे हैं, इंडिया के लोग एनडीए गठबंधन के सामने ये टिक नहीं पा रहे हैं। जनता ने वहां कांग्रेस को झेला है, आरजेडी को झेला है। जब जब आरजेडी की सरकार थी तो आपने देखा कि वहां जंगल राज की संज्ञा 1987 में कत्लेआम होते थे, तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लेकिन आज जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी बात किया जाए बिहार के प्रकरण पे, तो 3 चीजें वहां मिल रही हैं। एक तो गांव तक बिजली पहुंच गई, दूसरा सड़कें गांव तक पक्की सड़कें हो गई। जो लालू जी के राज्य में भाषण देते थे कि सड़क बन जाएगी तब पुलिस आ जाएगी, क्या करोगे बनवा के, ये लालू जी के भाषण हुआ करते थे। तो अब तो सड़कें गांव तक बन गई। तीसरी चीज जो जंगल राज था, आज बेहिचक उस जंगल राज को हटा करके मंगल राज कायम किया गया। आज हर आदमी खुशी से अपना मकान बना रहा है, अपना कारोबार कर रहा है। जंगल राज में था कि अगर आपने मकान की नींव खोद दी तो माफिया गुंडा पहुंच जाते थे कि कुछ माल इधर, नहीं तो फिर मकान अंदर नहीं बनने देते थे। जान से अगर वो नहीं उनकी बात मानता था तो फिर गोली का शिकार होता था। ये था लालू जी का राज, कांग्रेस का राज। तो इस नाते जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो बेचारे परेशान हैं। जौनपुर से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। जौनपुर में आज अयोध्या से श्रद्धालुओं को वाराणसी लेकर जा रही टूरिस्ट बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई, जिसमें करीब 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 9 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भयानक हादसा हुआ है। स्लीपर बस इस एक्सीडेंट से बिल्कुल तबाह हो गई है। बस का आगे का और साइड का हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ये टक्कर हुई है ये कितनी भयानक हुई है। इस हादसे में तकरीबन 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और करीबन 9 लोग घायल हुए हैं। तो देखिए ये हादसा जौनपुर में हुआ है। अयोध्या से दर्शन कर श्रद्धालु वाराणसी जा रहे थे। इस बीच जो ये ट्रैवलर बस है उसकी ट्रेलर से टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी भयानक थी कि आगे का हिस्सा और साइड का हिस्सा जो बस का था, जो ट्रैवलर बस का था, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 9 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दरअसल यह हादसा ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान हुआ है। इस एक्सीडेंट को लेकर अभी तक जो जानकारी सामने आई है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, पूरा मामला ओवरटेकिंग की कोशिश करने का है। सिंहपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये जो पूरा एक्सीडेंट है ये हुआ है। ओवरटेकिंग की कोशिश में स्लीपर और ट्रेलर के बीच में टक्कर हो गई, जिसके बाद इतना बड़ा जो ये हादसा है वो हो गया है। ओवरटेकिंग का ये पूरा मामला है। स्लीपर बस और ट्रेलर के बीच में भयंकर टक्कर हुई। अयोध्या से दर्शन कर श्रद्धालु वापस वाराणसी जा रहे थे। तो देखिए, जौनपुर में हादसा हुआ है, जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या से दर्शन कर वाराणसी वापसी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ से भी करीब 50 से ज्यादा श्रद्धालु स्लीपर बस में थे। तो देखिए, जो श्रद्धालु थे वो छत्तीसगढ़ से थे, वाराणसी से थे, अयोध्या से थे। हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आपने देखा ही था कि कितनी भयानक टक्कर हुई है। जो स्लीपर बस है उसका आगे और साइड का हिस्सा पूरी तरह से खराब हो गया था। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, पूरा मामला ओवरटेकिंग की वजह से हुआ है, जहां पर 4 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी तेजी दिखाई और घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। अगर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी होती तो स्थिति और खराब हो जाती। ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, तब ड्राइवर द्वारा नियंत्रण खोने के क्रम में यह बस ट्रेलर के साइड से आके उसमें लड़ गई। इस क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया गया है तथा इसमें अभी तक कुल 4 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 9 लोग घायल अवस्था में मिले हैं। शेष सभी लोग जो हैं वो अभी माइनर इंजरी या बिना इंजरी के हैं। उनको उनके सकुशल उनके सामान के साथ उनके घर और आगे की गंतव्य भिजवाने की तैयारी की जाए। तो समाचारों में अगली खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के मसौदा गांव में 2 पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और जमकर ईंटबाजी भी हुई। विवाद शनिवार को शुरू हुआ और रविवार देर शाम को ईंटबाजी की गई। पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी नामजद लोगों की तलाश हो रही है। अब इन 4 तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 पक्ष के लोगों में ये जो टकराव था उसने इतना विकराल रूप ले लिया कि दोनों पक्षों के बीच में ईंटबाजी भी होने लग गई। मामला ये जो पूरा है वो बाइक और कार के टक्कर का है। बाइक सवार जो दलित व्यक्ति था, उसकी जो बाइक थी वो राजपूत वर्ग के जो व्यक्ति था जो कार में था उससे टकरा गई, जिसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि ईंटबाजी तक बात पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश जारी है। शनिवार को ये मामला जो था वो शुरू हुआ था और रविवार देर शाम तक ये बात चली है और मामला ईंटबाजी पर खत्म हुआ। पूरे मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल ये ईंटबाजी तक शुरू हुई जब पीड़ित के घर भीम आर्मी वाले रविवार को पहुंचे थे। दरअसल इस विवाद में जब सियासत की एंट्री हुई तो मामला और भी गंभीर हो गया। आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर पीड़ित पक्ष और पुलिस का क्या कहना है। कल लड़ाई हुई थी, आज पूरी प्लानिंग थी मानने के लिए। पुलिस प्रशासन था यहाँ पर, पुलिस प्रशासन अंदर था जब ईंट बरस रही थी। पुलिस प्रशासन बाहर लेकर मान जाओ कब तक मान जब ईंट बरस रही है वो भी तो वक्त बताओ, वो भी तो वक्त है। एक्चुअली सर एक बार इन बच्चों को दिखा दी गई, छोटे बच्चे हमारे डर रहे हैं, ये नींद नहीं आई, रो रहे हैं, यही रहेंगे क्या यहाँ पर। पुलिस को लगभग 8:30 के अराउंड एक सूचना प्राप्त होती है कि मसौदा गाँव में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ है। तत्काल संज्ञान लेते हुए सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुँचती है, मौके का संज्ञान लेती है, स्थिति कंट्रोल करती है और इसमें जो एक कल FIR पंजीकृत हुई है इस प्रकरण में, आज उसी का एक एक्सटेंशन हमें सामने आया है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ऐसा भी कोई मामला सामने आया है जिसमें कि पुलिस मौके पर पहुंची है और उस दौरान पथराव हो रहा था, पुलिस पे पथराव करने की कोई बात सामने आई है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। पुलिस पहुंची है और पुलिस के बाद मतलब पुलिस जब पहुंची है तो पथराव हो चुका था। बाकी के हर पहलू पे जांच चल रही है। यहाँ पे कुछ CCTV वगैरह भी लगे हुए हैं, उन पे भी जांच चल रही है। को बचाता है, कढ़ाई सिर के मारे ईट न बचाते जो ईट इतनी बरस रही हमारे घर में, ये गाड़ी अंदर कर रखी, अंदर से बाहर निकाली है, बैग इतने करिए, इतने तो ईट पत्थर गाड़ी में चालू कर दिए। सब अंदर पुलिस वाले भी हमारे घर में रहे और भीम आर्मी वाले घर में अंदर रहे, जो पुलिस वाले देखे उन्होंने ईट।
अब पूरा मामला समझिए। गाजियाबाद में ये विवाद कैसे शुरू हुआ और कैसे इतना बड़ा बन गया कि पूरे इलाके में तनाव हो गया। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते हैं। तो देखिए गाजियाबाद में हुआ क्या था। तो देखिए मामला गाजियाबाद के मसौदा गांव में जातीय संघर्ष का है। मामला शनिवार से शुरू हुआ था जब पीड़ित पक्ष की बाइक आरोपी पक्ष की कार से टकरा गई थी। तो देखिए दो कार और बाइक के बीच में ये टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से पूरा जो विवाद है वो शुरू हुआ था। आरोपी पक्ष ने बाइक टकराने के बाद पीड़ित के साथ मारपीट की थी। तो देखिए टक्कर हो गई, जिसके बाद से जो आरोपी है उसने पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित अपनी मां को लेकर आरोपी पक्ष के घर शिकायत के लिए पहुंचा तो और उस पीड़ित और उसकी मां के साथ मारपीट शुरू हो गई। आरोप यह है कि पीड़ित और उसकी मां के साथ आरोपियों ने अपने घर पर भी मारपीट की है। तो देखिए घर पर भी जब आरोपी जो पीड़ित है वो शिकायत लेके पहुंचा तो आरोपी के परिवार ने भी दोनों के साथ मारपीट की। रविवार को भीम आर्मी के नेता पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे, तभी दूसरे पक्ष ने ईंटों से हमला शुरू कर दिया। पुलिस ने पूरे मामले के लिए 8 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। लखनऊ के डीजीपी राजीव कृष्ण ने क्राइम सीन मैनेजमेंट और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए मानक संचालक प्रक्रिया यानी कि SOP जारी किया है, जिसमें खासकर हत्या, बलात्कार, पॉस्को आदि अपराध में क्राइम सीन को तत्काल सुरक्षित कर फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 176(3) के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सेवा शाखा के निर्देशन में राजधानी स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने इसे तैयार किया है। बता दें कि SOP में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। डीजीपी ने इसका सख्ती से पालन करने और इसमें लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए यूपी में नई SOP जारी की गई है। लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्ण ने ये जो SOP है वो जारी करी है। क्राइम सीन फॉरेंसिक सबूत जुटाने के लिए ये SOP जो है वो यूपी पुलिस द्वारा जारी की गई है। क्राइम सीन तत्काल सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये मामला क्राइम सीन से जुड़ा हुआ है कि जब भी कोई क्राइम हो, फिर चाहे वो मर्डर हो या बलात्कार हो, सबसे पहले फॉरेंसिक साक्ष्य को जुटाना होगा। क्राइम सीन तत्काल सुरक्षित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो क्राइम सीन में जो भी साक्ष्य मिले, फॉरेंसिक साक्ष्य मिले, उसको सबसे पहले सुरक्षित रखें। राजधानी लखनऊ की विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने यह SOP बनाई है, जिसमें सबसे पहले क्राइम सीन से जो फॉरेंसिक साक्ष्य है उसको एक तरफ सुरक्षित रखा जाए। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर उनकी तरफ से कोई लापरवाही की जाएगी तो सख्त से सख्त जो कानून है जो अपनाया जाएगा। लापरवाही करने वाले पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखिए सबसे जरूरी है क्राइम सीन में जो भी फॉरेंसिक साक्ष्य मिले हैं उसको सुरक्षित रखना। सबूत इकट्ठा करने के लिए वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो देखिए जिस तरह से सबूतों को सुरक्षित रखा जाएगा उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। घटनास्थल पर केवल एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा, जिससे जो फॉरेंसिक साक्ष्य है वो टेम्पर्ड ना हो। कहीं ना कहीं जब ज्यादा लोग आते हैं तो जो साक्ष्य होते हैं वो खराब होने के चांसेस होते हैं। मीडिया, रिश्तेदार, स्थानीय लोगों को घटनास्थल से दूर रखा जाएगा। तो देखिए जब तक फॉरेंसिक साक्ष्य पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हो जाते तब तक परिवार जनों को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई है। कोई भी वस्तु बिना छुए निरीक्षण किया जाएगा, किसी भी वस्तु को छुआ नहीं जाएगा। तो ये कुछ SOP है जो जारी किए गए हैं क्राइम सीन से जुड़े हुए। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा रविवार को बरेली में थे। बरेली में पहले केंद्रीय मंत्री ने मेधावी छात्र सम्मान समारोह में छात्रों को सम्मानित किया और फिर सपा और कांग्रेस पर बरस पड़े। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को नसीहत दी है कि अखिलेश को अगले 20 सालों तक सत्ता में आने का सपना छोड़ देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के संविधान सम्मान यात्रा पर भी करारा पलटवार किया है। यादव क्या कह रहे हैं और कौन सा PDA फार्मूला उनको पता नहीं है। हम तो 2017 से लगातार देख रहे हैं। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और PDA का मतलब इनका क्या होता है, इनका PDA में यादव समाज में नहीं आता है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं चुनाव में तो 5 उनके समाज के लोग सांसद बने हैं, वो भी परिवार के बने हैं। तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में PDA बनाया है तो अलग विषय है, लेकिन बाकी इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये केवल मैं, मेरा भाई, मेरे बीवी, मेरा परिवार, इसके अलावा आगे बढ़ ही नहीं पाते। बात माननीय मोदी जी को कहते हैं कि वोट चोरी। अरे मैं कहना चाहता हूँ संविधान का अपमान
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, और जिस तरह से पहले ही अंतिम जिसमें चुनाव इनका हुआ था प्रधानमंत्री का, और जिसमें 1 वोट मिलता है जवाहरलाल नेहरू को, 14 वोट मिलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो पता ही है 1 वोट वाला प्रधानमंत्री बनता है। वोट चोरी का यहाँ से स्टार्ट किया, और जिस समय हाई कोर्ट के जजमेंट में इनको 1975 में जब आया और इंदिरा गांधी को पद से जाना था, उसे आपातकाल लगा देते हैं। वोट की चोरी तो वहां से की। तब मैं कहूँगा इन्हें संविधान का बिल्कुल ही सम्मान नहीं है, और संविधान के प्रति जरा भी सम्मान होता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतने लंबे समय तक भारत रत्न तक देने का काम नहीं किया कांग्रेस ने। केवल तब मिला है जब भाजपा के सहयोग से सरकार बनी है, तब डॉक्टर साहब का सम्मान हुआ है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर पुलिस। मिस सीमा जी अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। ठीक 1 साल बाद एक बार फिर यूपी का बहराइच जंगली जानवरों के आतंक से सहमसा गया है। बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िया सक्रिय हो गया है। महज बीते 48 घंटों में भेड़िए ने 2 मासूमों की जान ले ली है। एक बुजुर्ग महिला को घायल भी किया है। भेड़िए के आतंक की वजह से कई गांव के लोग रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं। तो देखिए, करीबन 1 साल बाद फिर से बहराइच में भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर लोगों की नींद इस भेड़िए ने खराब कर दी है। 3 माह की बच्ची के साथ भेड़िए ने उसको उठा लिया था, वहीं एक बुजुर्ग आदमी के साथ उसको भी घायल किया। तो देखिए, एक बार फिर से बहराइच में भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। 1 साल पहले की बात थी जब पूरा जो बहराइच है वो भेड़िए के आतंक से सहमा था। तो देखिए, बहराइच में एक बार फिर से आदमखोर भेड़िया सक्रिय हो गए हैं। भेड़िया मां की गोद से 3 माह की बच्ची संध्या को उठा ले गया था। तो देखिए किस तरह से भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है बहराइच में। सुबह बच्ची के शरीर के अवशेष और कपड़े मिले थे। 2 दिन पहले एक 6 साल की बच्ची को भेड़िया घर से उठा ले गया था। वन विभाग ने भेड़िए को पकड़ने के लिए कई टीमें भी लगाई हैं। तो देखिए, बहराइच में भेड़िए का आतंक फिर से देखने को मिल गया है। 3 साल की बच्ची को भी उठा ले गया था, फिर एक 6 साल की बच्ची को भी भेड़िया उठा लेगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो आतंक था भेड़िए का वो फिर से वापस लौट आया। वन विभाग ने भेड़िए को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई हैं। अब देखना ये होगा कि कितने जल्दी इस पर काबू पाया जा सकता है और भेड़िए को नियंत्रण में लाया जाएगा। वन अधिकारी डॉक्टर राम सिंह यादव ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग व पुलिस की टीमें तथा ड्रोन कैमरे से गश्त कर रही हैं। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है जिससे कोई अब मौत ना हो। साथ ही पग चिन्हों की जांच कर वन्य जीव की पहचान भी की जा सके। बच्ची 3 माह की बच्ची को उठाकर ले जाया गया, बाद में उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। टीमें लगातार वहां पर गश्त कर रही हैं और ग्रामीणों के द्वारा वहां ये भी बताया गया है कि वो तेंदुए भी देखे गए हैं और स्थानीय लोग भेड़िए का भी जो है जिक्र कर रहे हैं। वन्य जीव उनको विभाग जो है उनको चिन्हित करने और उनकी पहचान करने, रेस्क्यू करने का प्रयास कर रहा है। जल्दी ही जो है उसको जो है चारों तरफ पेट्रोलिंग की जा रही है। जल्दी ही वन्य जीव को रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित जो है अन्य स्थान पर छोड़ा जाएगा। 11 टीमें कुल 66 लोगों की है और उसमें जो है पुलिस और प्रशासन की अलग टीमें वहाँ पर हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। CCTV कैमरे और कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं और जो चिन्हित स्थल जो जहाँ पर ग्रामीण उनको देख रहे हैं उनको जो है मैप करके उनके रूट मैप भी तैयार किए जा रहे हैं जिससे पहचान की जा सके कि इनका मूवमेंट किस तरफ का है। समाचार में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। तो समाचार में आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने आगरा के एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक खास सौगात दी है। बीते 3 सालों में बिजली विभाग द्वारा करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बड़े पैमाने पर कार्य कराए जा रहे हैं। जरूरत के हिसाब से गांव में उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और जर्जर तारों को बदलकर नई फाइबर लाइन बिछाई गई है। विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को लेकर शनिवार को सांसद एवं केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में क्या बताया वो भी सुनाएंगे, लेकिन पहले बीते 3 सालों में हुए काम और आगे होने वाले कामों को भी जान लीजिए। तो देखिए, यूपी सरकार ने आगरा को बड़ी सौगात दी है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बिजली संकट को दूर करने के लिए योगी सरकार ने आगरा को बड़ी सौगात दी है। 50 करोड़ की लागत से जो तमाम जो बिजली दूर करने की जो संकट है वो किए जा रहे हैं। तो देखिए, योगी सरकार ने, यूपी सरकार ने आगरा को बड़ी जो सौगात दी है। एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 50 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। लगभग 50 करोड़ का काम एतमादपुर विधानसभा में विगत 3 साल में हुआ है, जिसमें 28 करोड़ RDSS योजना में, 8 करोड़ का एक नया बिजली घर खंदौली में जो लगभग तैयार है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हो रहा है, और तमाम ट्रांसफार्मरों की अलग अलग क्षमता के ट्रांसफार्मरों में क्षमता वृद्धि हुई है, नई लगाए गए हैं, कनेक्शन हुए हैं, उसके मामले में आपको केवल बताने के लिए। और ये सब ऐसा नहीं है कि ये एक विद्युतीकरण योजना है, अपने आप आया है। ये माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से, बिजली मंत्री से निरंतर प्रयास से, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के MD से, चेयरमैन जो बिजली नियामक आयोग के हैं उनसे लगातार, और ऐसा इसलिए हो पाता है कि जनता में निरंतर संपर्क के माध्यम से हम लोगों को हर गांव की किसी गली विशेष के टूटे हुए खंभे की भी जानकारी है, इसलिए कार्य योजना बनाने में आसानी हो जाती है। हम लोगों ने पिछले 3 साल में जो हमारी एतमादपुर विधानसभा में बिजली की समस्याएं थी, चाहे वो तार टूटने की थी, चाहे जो खंभे जर्जर हो गए थे, चाहे ट्रांसफार्मर बार बार फूक जाते थे क्षमता कम होने के कारण, उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्य किया और करीब पिछले 3 साल में 50 करोड़ के काम बिजली से संबंधित एतमादपुर विधानसभा में किए गए। सरकार की एक मुख्य स्कीम RDSS रिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्कीम में भी 28 करोड़ के काम हुए। 8 करोड़ का एक नया बिजली घर खंदौली में बन रहा है और क्षमता वृद्धि का इस वित्तीय वर्ष में 25-26 में करीब 88 नए ट्रांसफार्मर 16 kVA के लगाए जा रहे हैं। 250 kVA के 4 ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। 3 ट्रांसफार्मर 25 kVA के नए लगाए जा रहे हैं। 29 ट्रांसफार्मर 16 kVA के 100 kVA के लगाए जा रहे हैं। तो जो भी जहाँ से जिन गांव से जैसी समस्या आई थी, माननीय मंत्री के नेतृत्व में हमने उस समस्याओं का हल कर दिया है। तो देखिए, योगी सरकार ने आगरा वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। बिजली संकट का जो समाधान है वो हो गया है। एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 50 करोड़ रुपए का काम जो है वो हुआ है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने का जो काम है वो पुख्ता तरीके से किया जा रहा है। कई गांव में जरूरत के हिसाब से दर्जनों नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। तो देखिए, 50 करोड़ रुपए की लागत से कई गांव में जो जरूरत की जो सामान है, जो ट्रांसफार्मर है, जो दर्जनों चीजें हैं वो लगाई गई हैं। वित्तीय वर्ष में 11,000 और 33,000 kV की विद्युत लाइनों के कैपेसिटर यानी कि कैप्स को भी कम किया गया है। तो देखिए, यूपी सरकार ने आगरा को बड़ी सौगात दी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे थे। कृषि मंत्री कन्नौज के उमरदा इलाके स्थित इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर
वेजिटेबल्स केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत भी की। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आधुनिक तकनीकी वैज्ञानिक पद्धतियों और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के प्रयोग पर सरकार जोर दे रही है। तो देखिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही किसानों से मिलने आया, विशेष रूप से जो यहाँ पर उसका केंद्र बना हुआ है सब्जियों की दृष्टि से, तो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाए जाने के लिए हमेशा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रयास किए हैं। पिछले वर्षों में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण करने के लिए लगभग 6-7 करोड़ रुपया हमने दिया है और उसकी वजह से जो यहाँ पर पहले कुछ हज़ारों में पौध तैयार होती थी, गत वर्ष 10.5 लाख से ज़्यादा पौध किसानों के बीच में, तो उसके माध्यम से इस बेल्ट के भीतर अगल बगल के 10-15 जिलों में सब्जियों की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है। इसके अलावा किसानों से विभिन्न योजनाओं के बारे में संवाद करने के लिए यहाँ पर आया था और किसानों की बातों को भी मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ के किसानों ने जागरूकतापूर्वक अलग अलग समूहों के लोगों ने अपने तरीके से पॉलिसीज का बताया, जो आवश्यक था, जिनका समाधान निकाला जा सकता था, उनके समाधान। तो समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।